रखना, क्योंकि वैकेंसी किसी भी समय पुटअप हो सकता है। ठीक है, हाँ सर। चलो सेशन को शुरू करते हैं। अभी तो कभी कम लोग आए हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेशन। हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लासेस को देख रहे थे ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के क्लासेस को देखा था, करेक्ट? हाँ सर। चलिए, नोट्स बन रहा है ना? हाँ सर, अभी इकोनॉमिक्स से नहीं बना सर, पीडीएफ आ ही नहीं, तो उधर बना ही नहीं मेरा इकोनॉमिक्स का। अच्छा, पीडीएफ तो भेजे हैं ना शायद? नहीं सर, नहीं मिला हमको। अरे ग्रुप में नहीं भेजे हैं? अच्छा ठीक है, अभी आज भेज देते हैं फिर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुमको पीडीएफ मिला इकोनॉमिक्स वाला? ग्रुप में नहीं आया सर। अरे क्या करती है तुम्हारा नेहा जो है ना, कल ही हम सबको भेजे हैं, तो अच्छा बच्चे लोग को बन नहीं पा रहा है। अभी हम लोग का ग्रुप में नहीं आया है सर। अच्छा ठीक, हम खुद ही भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सर हम नोट्स तो बना लिए। अच्छा चलो ठीक, नहीं बना ली तो बनाते हैं ना, हाँ हाँ उसी समय बनाते रहते हैं, जैसे पढ़ते रहते हैं, आप जो जो बोलते हैं हाँ, वो तो ठीक है। और एक बार ये भी मिल जाएगा तो क्या होगा कि बीच में आप एक बार हाँ मैनेज कर लोगी। चलो हम लोग फिर से शुरू करते हैं इन्फ्लेशन को लेके, क्लियर है? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका, और कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कतें आ रही होगी कि इन्फ्लेशन है क्या बेसिकली। इसको हम लोग हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है? ये होता क्यों है? हाँ ठीक है, पूछ लेना, अभी समय देंगे। तो मुद्रास्फीति होता क्या है और मुद्रास्फीति की स्थिति डेवलपमेंट होती कैसे है, इसके लिए कौन। अच्छा स्लाइड तो शेयर था। एक मिनट देख लेता हूँ। गौरव तो बताया भी नहीं कि स्लाइड शेयर नहीं है। अब दिख रहा है? यस सर। फिजिक्स का अलग से नोट्स ले लेना, अलग से कॉपी, या तो केमिस्ट्री खत्म हुआ होगा वहीं से फिजिक्स शुरू कर देना, ठीक है? फिजिक्स से काफी क्वेश्चंस आते हैं। यस सर। इस बार छूटना नहीं चाहिए कोई भी एग्जाम। चलिए, इन्फ्लेशन को लेके हम फिर से बात करते हैं कि इन्फ्लेशंस है क्या, इन्फ्लेशंस को किस तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इस बार अगर आप बात करोगे 6th जेपीएससी में, तो इन्फ्लेशन से क्वेश्चन था, ओके? तो इस तरह से क्वेश्चन काफी आते हैं। अब जरा सोचो कि अगर इन्फ्लेशन के बारे में मुझे जानना है कि इन्फ्लेशन होता क्या है, एक तो हम ये समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति किसी पार्टिकुलर समय में अर्थव्यवस्था में मूल स्तर में सामान्य वृद्धि से है। मतलब किसी भी पार्टिकुलर समय में, और यह समय जो होता है हम एक फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं, मान लो पूरे एक साल के दौरान किसी भी उत्पादन का, किसी भी प्रोडक्ट का अगर साधारण मूल्य से उसका मूल्य ज्यादा होते जा रहा है, साधारण मूल्य से उसका मूल्य ज्यादा होते जा रहा है, साधारण मूल्य से उसका मूल्य ज्यादा होते जा रहा है, तो ऐसी को हम लोग, ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कह देते हैं? इन्फ्लेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इन्फ्लेशन कह देते हैं, या मुद्रास्फीति कह देते हैं। क्लियर है? बेसिकली इस समय होता क्या है कि आपकी जो करेंसी है, आपकी जो रुपए है, उस रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब एक यूनिट में या पर यूनिट जो मनी की वैल्यू है वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ए लॉस ऑफ रियल वैल्यू इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट विद इन द इकोनॉमी। तो
तो इकोनॉमी के अंदर जो आपके करेंसी का जो एक्सचेंज वैल्यू है वो क्या मिलने लगेगा, कम मिलने लगेगा, क्योंकि रुपए का क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, रुपए की वैल्यू कम हो रही है। कहने का मतलब है कि आप 100 रुपया में पहले 10 कंटेनर लेते थे, अब पहले मान लो 100 रुपया में अपने 10 कंटेनर लिया, अब 100 रुपया में आपको कितना कंटेनर मिल रहा है, 5 कंटेनर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सचेंज वैल्यू है ये कम भी हो जाती। कैसे, सपोज करो कि आप हम ले लेते हैं यूएस के मामले में, या हम ले लेते हैं एन के मामले में, एन वेन के जापान, जापान की करेंसी है, ये मान लो इंडिया है, ठीक है। आपको ये पता है कि इंडिया में 100 रुपये में 10 कंटेनर अभी मिल रहा है, ठीक है। जब 100 रुपये में 10 कंटेनर मिल रहा है तो यूएस वाला क्या है, उसको पता है कि 1 रुपये के बराबर क्या हो, 72 रुपये के बराबर क्या है, उसका एक डॉलर है ना जी। $1 कितने बराबर है, तो 72 रुपये के बराबर है। तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा और यूएस वाले को 72 मतलब $1 से भी कम उसको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये का वैल्यू है। ये समझ में आ गया। तो इस और युआन के साथ मान लो इसकी वैल्यू जो है 80 रुपीज है, इससे कम ही होता है, मान लो 65 रुपया है, तो उसको 1 युआन देना पड़ेगा और उसमें क्या होगा, उसका प्रोडक्ट यहाँ पे उसको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपया में 10 कंटेनर मिल रहा है, यहाँ पे क्या है उसको 72 रुपया है, तो इसका मतलब $1 से थोड़ा और ज्यादा देंगे तो उसको क्या मिल जाएगा, कंटेनर मिल जाएगा। यहाँ है 65 रुपया है, मतलब $1 से ज्यादा देंगे उसको क्या है, कंटेनर मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो कि आपकी जो रुपए का जो एक्सचेंज वैल्यू है यूएस के रिस्पेक्ट में क्या है, यान के पास ज्यादा है, यान के पास क्या है, ज्यादा है, ज्यादा। अगर यान से आप एक्सचेंज करोगे तो आपको एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा मिलेगा, और यूएस से अगर एक्सचेंज करोगे तो एक्सचेंज वैल्यू कम मिलेगा। लेकिन वो तभी संभव हो सकता है जब आपका बिजनेस जो हो किससे हो, यूएस के साथ हो या युआन के साथ हो। अगर आपका बिजनेस यूएस और युआन के साथ नहीं होगा तो आप समझ जाना कि कभी भी आपके रुपए का एक्सचेंज वैल्यू पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या हुआ, बाजार में महंगाई आ गई, अब यही कंटेनर जो है आपका जो है, ये कंटेनर 200 रुपये में मिल रहा है और ये 10 कंटेनर मिल रहा है, तो बताओ यूएस वाला आपसे लेगा कि चाइना के पास चला जाएगा, तो चाइना के पास चला जाएगा। युआन वाला क्या है, चाइना के पास चला जाएगा। तो आपके जो प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट के में एक्सचेंज करेगा ही नहीं कोई, और जब एक्सचेंज करेगा नहीं तो निश्चित तौर पे ये मान लेना कि आपका जो है रुपए का एक्सचेंज नहीं होगा, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपके रुपए की वैल्यू क्या होगी, डे बाय डे गिरती चली जाएगी। इसलिए मुद्रास्फीति को संभालना बहुत जरूरी होता है। मुद्रास्फीति ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में प्रत्येक इकाई को खरीदने के लिए हमें ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है, और इसी की वजह से आपकी जो मुद्रा की वैल्यू होती है वो कम होती चली जाती है, और साथ ही साथ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की भी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जो आपके अकाउंट में देखने लगता है, अकाउंट में दिखने लगता है। क्लियर हो गया। तो आरबीआई ने एक टारगेट फिक्स किया, कहा कि हम अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या भारत को हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ देना चाहते हैं, या इंडिया को हम एक डेवलपमेंट कंट्री बनाना चाहते हैं, अगर मैं इंडिया को एक डेवलपमेंट कंट्री बनाना चाहता हूं तो कहीं ना कहीं इसके रुपए के एक्सचेंज वैल्यू को बढ़ाना होगा, और इसके रुपए के एक्सचेंज वैल्यू को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वह क्या रहे, एक संतुलन के रूप में रहे। किसमें रहे, संतुलन के रूप में रहे। या कितना रहे, तो उन्होंने एक एवरेज निकाला, कहा कि 4% ±2, मतलब 2% मिनिमम हो और मैक्सिमम कितना हो, 6%। अगर आपका महंगाई दर है, मुद्रास्फीति है, और यह टारगेट रखा है 2021-25 तक इतना करने का टारगेट है, तो हम आराम से जो है डेवलपमेंट गोल को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में बाजार में मुद्रा का जो अवमूल्यन है नहीं होगा, और होगा भी तो हम इसे संभाल सकते हैं। तो 5 सालों के लिए इन्होंने प्लान किया है कि 21 से 25 तक हम मुद्रास्फीति को इतना रखेंगे, ताकि मुद्रास्फीति का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके करेंसी के अवमूल्यन या करेंसी के वैल्यूएशन पे ना पड़े। तो इन्फ्लेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
ये इन्फ्लेशन बाजार में किसी वस्तु की कीमत में अचानक वृद्धि से संबंधित है। अब सवाल उठता है कि इन्फ्लेशन होता कैसे है, इन्फ्लेशन को किस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं और किन चीजों को कम करके इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। तो देखिए, इन्फ्लेशन होता है, एक को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल का इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मांग में अचानक वृद्धि। मांग में क्या है, अचानक वृद्धि। अगर किसी वस्तु की मांग में अचानक वृद्धि हो जाती है या मांग में अचानक ग्रोथ देखने को मिल जाता है, तो इसमें क्या होगा, यह डिमांड जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा और सप्लाई क्या है, बहुत तेजी से घटेगा। जब डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम है, तो एक तीसरा जंतु है जिसका नाम क्या है, प्राइस। वो प्राइस बढ़ने लगता है और अगर प्राइस लगातार बढ़ता चला जाता है तो वह इन्फ्लेशन का रीजन होता है, मुद्रास्फीति का रीजन होता है। और यह अगर लगातार बढ़ता चला जाए तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का रीजन होगा। किसका रीजन होगा, हाइपर इन्फ्लेशन का। और यह लगातार बढ़ता चला जाए तो स्टैग इन्फ्लेशन का होगा। किसका होगा, स्टैग इन्फ्लेशन का यह कारण बन सकता है। और यह अगर तेजी से और आगे बढ़ता चला गया तो आप समझ जाना कि क्राइसिस हो सकती है, बैंकरप्ट हो सकती है, दिवालियापन हो सकती है। बहरहाल हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का टाइप किस तरह का होता है। ये पहला टाइप है जिसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये किसके वजह से होता है, मांग में अचानक वृद्धि आने के कारण होता है। ओके, जैसे आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, जैसे मान लो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, तो आप अपने सप्लाई ऑफ मनी को क्या करते हो, बढ़ा देते हो। बढ़ाते हो ना जी, क्योंकि लोगों को पैसे की ज्यादा जरूरत है तो आप पैसा को क्या करते हो, बढ़ा देते हो। व्हेन कंज्यूमर फील कॉन्फिडेंट दे स्पेंड मोर एंड टेक और मोर डेप्ट, दिस लीड टू द स्टीडी इंक्रीज इन डिमांड। अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, तो बाजार में क्या करेगा, डिमांड को बढ़ा देगा। और जैसे ही बाजार में डिमांड को बढ़ाएगा और सप्लाई उस रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ा है तो उस वस्तु की प्राइस बढ़ जाएगी। इसके वजह से क्या होगा, हायर प्राइस होगा। तो एक कारण है कि अगर पैसे में वृद्धि हो रही है, अगर बाजार में पैसा जरूरत से ज्यादा है तो वह जरूरत से ज्यादा डिमांड क्रिएट करेगा और इसके वजह से क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकता है। क्लियर है। यस सर। अगर गवर्नमेंट चाहता है कि अपनी डिपॉजिट एंड फाइनेंसिंग है उसको कम करना चाहता है तो उस पर पैसा ज्यादा लगाएगा और जैसे से ज्यादा पैसा लगाएगा तो फिर से बाजार में क्या होगा, डिमांड होगा। दूसरा क्या है, ड्यू टू फिस्कल स्टिमुलस। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि फिस्कल स्टिमुलस का मतलब होता है कि जैसे हम फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, इस फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, तरह तरह के उपाय लगाती है। और उस उपाय के वजह से अगर फिस्कल स्टिमुलस हो गया तो अचानक से पैसे की वृद्धि होगी और हमारा मांग में वृद्धि होगा, जो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रीजन होगा। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज बोरोइंग। अगर हम उधार लेने की क्षमता बढ़ा लेते हैं या कुछ खरीदने उधार लेने की क्षमता बढ़ जाते हैं, अगर हमने बहुत सारे मुल्कों से उधार बहुत ले लिया है तो सीधी सी बात है, पैसा क्या होगा, पैसा अधिक होगा, होगा ना जी। वो तो हम इंटरेस्ट देंगे तो बात की बात है, लेकिन तत्काल तो पैसा बढ़ जाएगा। और अगर तत्काल पैसा बढ़ेगा तो यही पैसा किस में बदल जाएगा, डिमांड में बदल जाएगा। तो अगर इंक्रीज बोरिंग हो, चाहे वह विदेशों से कर्ज हो या कमर्शियल बैंकों से कर्ज हो या हम लोग फिजिकल स्टिमुलस को बढ़ा दें या फिर क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस, अगर पैसे का क्या हो, अवमूल्यन हो जाए, तब भी हमारा डिमांड क्या होता है, बढ़ता है, तभी पैसे का डेप्रिसिएशन होता है। लो एम्प्लॉयमेंट रेट, अगर क्या है, अगर एम्प्लॉयमेंट रेट काफी लो होता है, मतलब क्या है कि आपकी बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी जो है वो क्या है, कम है, इसका मतलब रोजगार क्या है, ज्यादा है। तो रोजगार ज्यादा है तो क्या है, आय ज्यादा है। अगर आय ज्यादा है तो क्या है, डिमांड ज्यादा है। और डिमांड ज्यादा है तो उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई तो नहीं बढ़ सकता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइस हाइक हो जाएगा। और प्राइस हाइक होने से हमें एक इन्फ्लेशन को देखने को मिल जाएगा। सो क्लियर है। तो इतने सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से आपका अचानक मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है और डिमांड बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। क्लियर होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सभी को क्लियर है। यस सर। यस सर। कि सीधी सी बात है, एक लेमैन की तरह बोलोगे कि अगर बाजार में किसी भी कारण से अचानक से मांग में वृद्धि हो जाती है जिसकी वजह से सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है
और इस सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस में वृद्धि होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर बाजार में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गया, अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन बाजार में रन कर रहा होता है, ऐसी स्थिति में आपका सीधा क्या होगा, शॉर्टेज इन सप्लाई, जो आपका सप्लाई है वो डेफिनेटली शॉर्ट हो रहा है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और क्या होगा, द ओवरऑल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसके वजह से मनुष्य को जीवन जीने का जो कॉस्ट होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन 3 बड़े रीजन को क्रिएट करता है। पहला, सप्लाई में अंतर आएगा, मतलब सप्लाई में कमी आएगी। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, तो वो तो आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस कह सकते हो, इसको इन्फ्लेशन कहेंगे। ओवरऑल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, और ओवरऑल जो है आपके लिविंग कॉस्ट को क्या करेगा, यह बढ़ा देगा, मतलब आपको ज्यादा पैसा अपने जीवन को जीने के लिए देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हमने लिख दिया है, मांग पुल मुद्रास्फीति के कारण, पूरी तरह से हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि कई लोगों को यह कहना है कि इंग्लिश बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। तो बढ़ती अर्थव्यवस्था या पैसे की आपूर्ति में वृद्धि, ये पहला कारण है। जब उपभोक्ता अपने आत्मविश्वास महसूस करते हो कि वो अधिक खर्च करते हैं और अधिक कर्ज लेते हैं, इससे मांग में लगातार वृद्धि होती है, जिसका अर्थ ऊंची कीमतें देखने को मिलता है। बड़ी परिसंपत्ति मुद्रास्फीति या विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, निर्यात में अचानक वृद्धि शामिल मुद्राओं के मूल्यह्रास को मजबूर करती है। जैसे अचानक से आप क्या करते हो, निर्यात कर लेते हो, किसी वस्तु को विदेशों से मंगा लेते हो अचानक से, ऐसी स्थिति में भी मुद्रास्फीति क्या होता है, तेजी से बढ़ जाता है। क्लियर है? इसमें क्या होता है, राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण, मतलब सरकार राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए बड़े बड़े तौर पे क्या करती है, फंडिंग देना शुरू करती है, राज्यों को, पंचायतों को फंड देती है, जिसकी वजह से पैसा बढ़ जाता है और खरीदारी बढ़ने लगती है और सप्लाई कम होता है। बढ़ी हुई उधारी, जो आपने बाहर से पैसा लिया है उसको और ज्यादा लेना शुरू कर देते हो, तो फिर आपके क्या होता है, पैसे ज्यादा आते हैं, डिमांड बढ़ जाते हैं। रुपए का मूल्यन होना कम, बेरोजगारी दर, मतलब बेरोजगारी दर कम है, मतलब रोजगार ज्यादा है, जिसके कारण से आय में वृद्धि होती है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। ठीक है? अब जो मांग पुल इन्फ्लेशन है या मांग पुल मुद्रास्फीति है, उसके क्या आपका प्रभाव पड़ते हैं, तो आपूर्ति में कमी आती है, मतलब सप्लाई में कमी आती है, माल की कीमतों में वृद्धि आती है, और जीवन यापन की लागत सामग्री में क्या आती है, वृद्धि आती है, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है सभी को? नीतो यस सर। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे चलते हिंदी ज्यादा जा रहा है, तो नीतू बोलती है कि सर हिंदी में भी आना चाहिए, इसलिए हिंदी में भी जा रहा है। ठीक है? अब एक शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब आइए, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी क्या था, डिमांड पुल, और दूसरा क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए, यह जो इन्फ्लेशन है यह होता है किसके कारण, इसके बारे में बहुत सारे रीजन है। पहला, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट। अगर मान लो किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लो आप आयरन बनाते हो, तो आयरन बनता किससे है, आयरन ओर से। अगर आयरन ओर क्या है, इनपुट है ना, और आपका आयरन क्या है, आउटपुट है। तो किसी कारणवश बाजार में इनपुट का अगर रेट बढ़ गया तो क्या आउटपुट का रेट नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो इस इन्फ्लेशन का कारण क्या है, कॉस्ट मतलब किसी वस्तु को बनाने में जो लागत आती है उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। किसी वस्तु को बनाने में जो लागत आती है उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। तो आयरन को बनाने के लिए क्या चाहिए, आयरन ओर चाहिए। अगर आयरन ओर महंगा मिल रहा है किसी कंपनी को, तो उसको बनाने में वह उत्पादन क्या होगा, महंगा होगा। तो यह बाजार में क्या करेगा, प्राइस ज्यादा करके बेचेगा कि नहीं बेचेगा? अगर प्राइस ज्यादा बेचेगा तो क्या होगा, आपको महंगाई बढ़ेगा, और इसी महंगाई को बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट के बढ़ने से भी मुद्रास्फीति आ जाती है। जैसे होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन ऑफ द कमोडिटी, आप क्या करते हो, काला बाजारी जिसको कहते हैं, या किसी भी चीजों को, स्टॉक को आप होल्ड कर लेते हो, बाजार में रेगुलर सप्लाई में नहीं देते हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है वो बढ़ जाती है,
और इस बढ़ने के कारण आपकी चीजें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हो, हाँ भाई कोल्ड ड्रिंक्स दो, तो कोल्ड ड्रिंक में तो 10 रुपया लिखा है, आप मेरे से 15 रुपया क्यों लेते हो? वो बोलता है फ्रिज में रखने का चार्ज ले लेता हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक्स आपको 10 रुपये के बदले कितना मिल रहा है, 15 में मिल रहा है। महंगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि होर्डिंग चार्ज इसका क्या है, बढ़ गया है। डिफेक्टिव सप्लाई चेन, अगर सप्लाई चेन काफी डिफेक्टिव है, आपको देखो सप्लाई चेन की कई चैनल्स होते हैं। चैनल्स इस प्रकार के होते हैं कि मान लो कि आपके पास जो सप्लाई जाएगा वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास जा सकता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास होलसेलर, और होलसेलर के पास क्या है, रिटेलर के पास जाएगा, जाएगा ना। तो अगर आपका जो चेन है इलीगल हो गया किसी कारण से, मतलब लीगल चेन के तहत नहीं जा रहा, मान लो सबसे पहले कौन होगा, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कहा जाएगा एजेंसीज, एजेंसी से कहा जाएगा रिटेलर, और रिटेलर से कहा जाएगा कंज्यूमर, जाएगा ना। तो अगर मान लो हर एक स्टेज पे क्या है, मुनाफा बटा हुआ है, फिर जाके आपको किस में मिलता है, तो एमआरपी में मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अगर इसका कॉस्ट ही बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, तो अब मजबूरन आपको एमआरपी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर लीगल सेक्शन में जा रहा है तब तो हर जगह आपका रिकॉर्डेड है, तो एमआरपी जो बढ़ेगा वो रैशनलाइजेशन बढ़ेगा। लेकिन कोई इलीगल सोर्स है, मतलब ये कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट उठा लेता है और वो चाहे जितना मन एमआरपी डाल दे, क्योंकि किसी जगह पर इसकी चेकिंग नहीं है, तो यह क्या होगा, इलीगल हो जाएगा। और इलीगल चेन के वजह से इसमें जो है प्राइस में कमी और ज़्यादा हो सकता है। तो मोस्टली इलीगल करने वाला व्यक्ति इस प्राइस को क्या करेगा, अपने मनमाना तरीके से रख लेगा, और बाजार में जो है इस मूल्य का कोई संतुलन देखने को नहीं मिलेगा। अब सरकार अगर किसी कारणवश अपनी फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देती है, पहले इस प्रोडक्ट पे 10% टैक्स लगता था, अब इस प्रोडक्ट पे 18% टैक्स लग रहा है जीएसटी में, तो जाहिर सी बात है इसका प्राइस क्या होगा, पहले से बढ़ जाएगा। क्योंकि ये अपना मार्जिन नहीं छोड़ सकता, ये अपना मार्जिन नहीं छोड़ सकता, ये नहीं छोड़ सकता है, ये मार्जिन नहीं छोड़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, कंज्यूमर को, जो उस प्रोडक्ट को ले रहा है, क्योंकि उसको 80% ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, अगर मुद्रा का किसी प्रकार से ह्रास हो जाता है तो उस चीज़ों पर ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। जैसे क्रूड ऑयल फ्लक्चुएशन, आपको पता है कि भारत के अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्टिंग होती है वो ऑयल बेस्ड ट्रांसपोर्टिंग होती है, और इस ऑयल बेस्ड ट्रांसपोर्टिंग के कारण अगर किसी तरह से क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की प्रति बैरल रेट अगर बढ़ जाती है, तो आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या हो गए, बढ़ जाएंगे। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ने से जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है वो क्या बढ़ जाएगा। तो जहां कॉस्ट बढ़ा तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ा, और इस महंगाई को बढ़ने के कारण इसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरा है डिफेक्टिव फूड सप्लाई चेन। अगर आपका फूड सप्लाई चेन किसी प्रकार से डिफेक्टिव हो गया तो फूड की बर्बादी होती है, और फूड की बर्बादी होने की वजह से उसको संरक्षण करने के लिए, उसको रोकने के लिए सरकार को या फिर कंपनी को ज़्यादा बियर करना पड़ता है, और वह जो बियर करता है वो कॉस्ट किससे लेगा, हमेशा कंज्यूमर से लेगा, जिसके कारण प्राइस महंगा होगा। लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, आपको पता है आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स बने होते हैं, जो भी डेली कंज्यूमर की यूज की चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महंगाई आपको दिखता होगा, वो सारे के सारे किसके बने होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बने होते हैं ना। चाहे आप ब्रेड बनाओ, चाहे आप रोटी बनाओ, चाहे आप टमाटर सॉप बनाओ, चाहे आप जो भी चीज़ बनाओ, किसी भी चीज़ को आप बनाओगे तो सभी चीज़ में उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। और अगर एग्रीकल्चर में प्राइस अगर बढ़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो आपको प्रभावित कर देगा। क्लियर है? ठीक है जी, जहां करवाओगे तो बताना। फूड इन्फ्लेशन, जो चीजें हैं खाने पीने की चीज अगर महंगी हो गई तो याद रखना कि मान लो ये व्यक्ति एक्स है, एक ठेला पे गुपचुप बेचता है सपोज करो, या ठेला पे स्टॉल लगा के रेडी ठेला वाला है, अगर ये बाजार बेचता है, इस बेचने के लिए इसको भी खाना पड़ता होगा ना। अगर इसका फूड आइटम इसको महंगा मिल गया, या कहो एग्रीकल्चर आइटम इसको महंगा मिल गया, तो आपको क्या बोलेगा कि हम जो खाते हैं वही महंगा हो गया है। तो
तो ये जो सामान एक्स वाई जेड सामान बेच रहा है, इस सामान को प्राइस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा ना। इस सामान के प्राइस को क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा। और जैसी प्राइस को इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है बाजार में क्या जाएगा, बोलिए, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाय आरबीआई। आपको पता है कि आरबीआई अगर लोन देती है किसको, बैंक को, अगर वो लोन देने वाला जो बैंक है उसको कहते हैं बैंक रेट। अगर वह बैंक रेट बढ़ा देती है तो बैंक भी कस्टमर को जो ब्याज देगा वो क्या देगा, महंगा देगा ना। इसको कहते हैं बेस रेट, वो भी बढ़ा देगा। और इस महंगा होने की वजह से कस्टमर को यह महंगा प्रोडक्ट मिलेगा, महंगा पैसा मिलेगा। तो बताइए इस पैसे से जो भी चीज बनेगा वो सस्ता होगा कि महंगा जी, सस्ता। सस्ता होगा कि महंगा। सस्ता। अगर आपको अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपको जो पैसा है, जो पूंजी है, वो महंगा मिल रहा है। जब पूंजी महंगा है मतलब लागत महंगा हो गया, और लागत महंगा हो गया तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन बाजार में आएगा, वस्तुएं महंगा होगी। क्लियर है, ठीक है। और ये जो कॉस्ट पुल जो इन्फ्लेशन होता है इज कंसिडर्ड बैड अमॉन्ग टू टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये दोनों टाइप के इन्फ्लेशन में कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन बड़ा ही क्या होता है, महंगा होता है। ठीक है, क्लियर है। ये सबसे खराब होता है किसी हालत में। देखो डिमांड की वजह से अगर महंगाई होती है तब तो उसको हम संतुलन कर लेंगे, डिमांड को कम बेसी कर लेंगे। लेकिन कॉस्ट के कारण मतलब वस्तु ही उत्पादन महंगा हो रहा है तब तो उसे संतुलन करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कॉस्ट पुल या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सबसे खराब इन्फ्लेशन या बैड इन्फ्लेशन माना जाता है। ठीक है, और इसकी हिंदी में भी मैंने इसका हाँ, ये तुम देखेगी, ये वाला देखेगी, यही ना। हम समझ रहे हो, तुम्हारा ध्यान, हम समझ गए, इसको पुश कर लो। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉस्ट पुश लिखा हुआ, टाइपिंग में कभी कोई एरर हो जाता है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हो इस तरह से आप उसका हिंदी में रूपांतरण मैंने कर रखा है ताकि इसको पढ़ के भी आप समझ लो और इसको नोट्स बनाना। देखो मैं आपसे नोट्स बनाने पर फोकस आपको कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को मैंने सुना है कि पढ़ते हो दिमाग से हट जाता है, उनके पास नोट्स प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर नोट्स के रूप में आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, अंतर्निहित मुद्रास्फीति। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन्वॉल्व ए हाई डिमांड for wages by the workers, which the firms addresses by increasing the cost of goods and services for the customer। होता क्या है कि जब किसी भी कंपनी के अंदर मान लो ये साधना ग्लास फैक्ट्री, ये क्या है जी, साधना ग्लास फैक्ट्री है। तो साधना ग्लास फैक्ट्री पहले क्या था कि साधना अपने लेबर को 100 रुपए प्रति डेज देती थी, प्रतिदिन उसका वेज क्या था, 100 रुपीज था। लेकिन जो साधना ग्लास बेचती थी 200 रुपए में बेचती थी। अब साधना किसी कारण से ग्लास जो है 400 रुपए में बेच रही है तो उसका वर्कर के मन में आया कि अरे पहले कंपनी 200 रुपए में बेचती थी तो मुझे 100 देता था, तो आज 400 रुपए में बेच रहा तो कम से कम मुझे 150 रुपया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वेज। तो ऐसी स्थिति, हाँ, तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी सर्विस गुड्स एंड सर्विस के कॉस्टेस को बढ़ाते हो तो आपका हाई डिमांड हो जाता है, किसका, वेजेस का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। और वेजेस की जो डिमांड बढ़ता है ये अलग से एक नया इन्फ्लेशन काउज कर देता है, क्योंकि कंपनी 400 रुपया की है तो ये तो वर्कर नहीं देख रहा है कि 400 रुपया क्यों की है, क्योंकि कंपनी की जो लागत है, जो रॉ मटेरियल मिल रहा था, ये कच्चे माल मिल रहे थे, या इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा था, ये सारे महंगा मिलके इसकी वजह से उसने प्राइस को बढ़ा दिया। लेकिन वर्कर सीधा यही देखता है कि पहले कंपनी 200 रुपये में बेचती थी अब 400 रुपये में बेच रही है, तो हमारा भी क्या बढ़ना चाहिए, वेज बढ़ना चाहिए। और इस वेज के बढ़ने के कारण कंपनी को एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, और एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से यह कंपनी 420 रुपया में प्रोडक्ट बेचने को मजबूर हो जाती है, और जिसके कारण आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, मजदूर मानने वाला नहीं है, उसको चाहिए क्योंकि आप महंगा बेच रहे हैं,
उसको और चीजों से मतलब नहीं है। क्लियर? चलिए, तो इसके उपाय क्या हैं? अगर हमें इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इस इन्फ्लेशन की रेमेडी क्या है, किस कारण से हम इन्फ्लेशन को ठीक कर पाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो मुद्रास्फीति है इसे कैसे संतुलित करेंगे। तो द डिफरेंट रेमेडीज टू सॉल्व इश्यूज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन कैन बी स्टेटेड एज, पहला हम क्या करेंगे, मॉनेटरिंग पॉलिसी का प्रयोग करेंगे। यह मॉनेटरिंग पॉलिसी क्या प्रयोग करेंगे, अगर इन्फ्लेशन होने का रीजन क्या है, बाजार में पैसे का ज्यादा होना। अगर बाजार में पैसा ज्यादा है तो पैसा ज्यादा होने के कारण क्या था, डिमांड काफी ज्यादा था। तो इस डिमांड को हम कम करने के लिए जरूरी है कि हम पैसे को क्या करें, कम कर दे। इसका मतलब आरबीआई एक पॉलिसी लगाएगी जिस पॉलिसी के तहत वो क्या कराएगी, इनफ्लो कराएगी। मतलब बाजार में जो पैसा है वो बैंकों में ले आएगी, तो बाजार में पैसा क्या होगा, कम होगा। और पैसे कम होने के कारण क्या होगा, डिमांड कम होगा। और जैसे डिमांड कम होगा तो ये सप्लाई के बराबर होने लगेगा, और जिसके कारण से मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ओके, तो जब कभी भी इन्फ्लेशन जाएगा तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने की रेट्स को बढ़ा देगी। की रेट्स मतलब जो आपके सीआरआर हैं उसको बढ़ा देगी, जो एसएलआर है उसको बढ़ा देगी, बेस रेट को बढ़ा देगी, आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगी, जिसके कारण बाजार में जो पैसा है काफी महंगा जाने लगेगा। और ये महंगा जाने के कारण लोग पैसा लेंगे नहीं, तो बाजार में मनी की सप्लाई क्या होगी, मनी की सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी। मनी की सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। सो डिक्रीजेस द मनी सप्लाई। तो मनी के सप्लाई को डिक्रीज होने के कारण क्या होगा कि आपका चीजें क्या होंगी, लोग डिमांड कम कर देंगे, और जैसे डिमांड कम करेंगे तो ये सप्लाई के बराबर हो जाएगा, तो प्राइस क्या होगा, संतुलन में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना जी? यस सर। याद रखना, पहला मॉनिटरिंग रेमेडीज में पहला मॉनिटरिंग है। दूसरा क्या है, फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी कौन लेके आएगी, तो गवर्नमेंट लेके आएगी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, तो क्या विस्तार से बताया तो है मॉनिटरिंग पॉलिसी को, इससे पहले मैंने मॉनिटरिंग पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी पढ़ाया है। मॉनिटरिंग पॉलिसी जिसको कहते हैं मौद्रिक नीति, ऐसी नीति है जिसका उपयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, जिसके द्वारा बाजार में पैसे की स्थिति को संतुलन किया जाता है। अगर बाजार में पैसा ज्यादा है तो बाजार से पैसा वापस लिया जाता है, जिसको इनफ्लो कहते हैं, और बाजार में पैसा कम है तो पैसा बाजार में डाला जाता है, जिसको कहते हैं आउटफ्लो। ठीक है, तो मौद्रिक नीति सीधी से मतलब है बाजार में करेंसी की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, है ना, उनके डिमांड एंड सप्लाई को संतुलन करने के लिए एक उपाय है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। क्लियर है? दूसरा क्या है, फिस्कल पॉलिसी, जिसे कहते हैं राजकोषीय नीति। तो अगर बाजार में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसको संतुलित करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या है, समय समय पर अपनी राजकोषीय नीति लाती है। इस राजकोषीय नीति में हो सकता है वह टैक्स के स्लैब को कम कर दे, जी जो चीज महंगा है उसे सस्ता करने के लिए उस पर जीएसटी का रेट को घटा दे, या जो महंगा है उसको सस्ता करने के लिए सरकार क्या करे, अपने तरफ से सब्सिडी दे दे। जैसे फर्टिलाइजर, किसानों को फर्टिलाइजर पे क्या है, मतलब खाद पे सब्सिडी दी जाती है, ताकि किसान को जरूरत से ज्यादा महंगाई न महसूस हो और किसान दिल खोल के खेती करे। इसलिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या करती है, सब्सिडीज देती है। क्लियर है? उसके बाद किसान का जब गन्ना हो जाता है तैयार, तो किसान को उचित गन्ने का मूल्य मिले तो सरकार क्या देती है, इसमें मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस भी देती है, जिसको कहते हैं हम लोग एमएसपी। तो तरह तरह से राजकोषीय नीति लाई जाती है, जिसके कारण से बाजार में जो इन्फ्लेशन है उसका प्रभाव आम जनता को कम पड़े, सरकार को कम पड़े, ताकि सरकार अपनी जो विकासशील योजना है उस योजना को कंटिन्यू बनाए रखे। क्लियर है? अरे यस या नो? यस सर। आप देखो, तो इस फिस्कल पॉलिसी को टूल कौन कौन सा है,
किस टूल के वजह से हम फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स शुड बी इंक्रीज, तो इस समय में डायरेक्ट टैक्स क्या करेगी गौर सरकार, इंक्रीज करेगी, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी रिड्यूस। ये बार बार पूछा जाता है कि हम इन्फ्लेशन के समय में या हाइपर इन्फ्लेशन के समय में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपने डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज करना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देना चाहिए। बराबर है। नहीं। और ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है शुड बी डिक्रीज, गवर्नमेंट को जो है अपने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको थोड़ा कम करेगी गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ओके, अब दूसरा क्या है, सप्लाई मैनेजमेंट को जो है काफी तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि डिमांड और सप्लाई की जो स्थिति है वो बरकरार रह जाए, कोई भी काला बाजारी ना करे। इंपोर्ट कमोडिटी दैट आर इन शॉर्ट सप्लाई, तो वैसे कमोडिटी को इंपोर्ट करना चाहिए जो कम मात्रा में भारतीय बाजार में उपलब्ध है। जैसे मान लो चीनी की आपको किल्लत जा रही है, तो जैसे चीनी की किल्लत जाएगी और चीनी की तो डिमांड है, तो चीनी का रेट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे कुछ दिनों आपने दाल के बारे में सुना था कि दाल का रेट जो है 150 के आसपास पहुंचता चला जा रहा है। क्यों भाई, दाल का उत्पादन कम हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सरकार दाल का क्या करेगी, बाहर के बाजारों से आयात कर लेगी। जैसे ही बाजार से आयात कर लेगी तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई बराबर हो जाएगा और फिर आपका दाल की कीमत क्या होगी, संतुलित हो जाएगी। और दाल की कीमत संतुलित हो जाएगी तो जिसे आप महंगाई कहते हो, इन्फ्लेशन है, वो क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा और यह संतुलन में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, डिक्रीज एक्सपोर्ट्स। ऐसे समय में जब आपका चीनी क्या हो रहा है कि चीनी का उत्पादन कम हो रहा है, तो ऐसे समय में चीनी को बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप एक्सपोर्ट को क्या करो, कम कर दो। अलग बात है सरकार को इनकम कम होगा, लेकिन इनकम से ज्यादा जरूरी है कि आपका तत्काल में मुद्रास्फीति को काबू किया जाए, क्योंकि जनता क्या है, त्राहिमाम है, त्राहिमाम है, जनता परेशान है। तो और जनता की परेशानी को कम करने के लिए सरकार एक्सपोर्ट को कम करेगी, इंपोर्ट को बढ़ा देगी। ये बार बार पूछता है, एट द टाइम ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन क्या होगा, इंपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट क्या होगा, कम होगा। गवर्नमेंट में पुट ए चेक ऑन होर्डिंग एंड स्पेकुलेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो पीडीएस सिस्टम है, इसने जो जमाखोरी है उसको क्या करेगी, कम करने का प्रयास करेगी, ताकि बाजार में पूर्ण रूप से वस्तु और सेवाएं सप्लाई में रहे और जिसके वजह से आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इसलिए आपूर्ति प्रबंध उपाय करेगी सरकार, कम आपूर्ति वाली वस्तुओं का आयात करना करेगी, निर्यात घटाएगी और जमाखोरी और अटकलों पर लगाम लगा सकती है सरकार, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण की व्यवस्था करेगी। क्योंकि वहाँ सरकार 3 रुपए किलो, 1 रुपए किलो अनाज दे रही है, तो उसके माध्यम से सरकार लोगों तक जो है क्या पहुंचाएगी, अनाज पहुंचाएगी, जिसके कारण से महंगाई के प्रभाव से लोगों को बचाया जा सकता है। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मुद्रास्फीति को कैसे मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, हाउ द इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड। तो इन्फ्लेशन को विभिन्न तरीकों से मेजर किया जा सकता है। पहला, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, कमोडिटी प्राइस इंडेक्स, कोर प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेक्टर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि मुद्रास्फीति को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए WPI क्या होता है, इट इज एस्टिमेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बार बार पूछता है एग्जामिनेशनों में कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को तय कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, और इसे कब है, इसे मंथली बेसिस पर मेजर्ड किया जाता है। मतलब होलसेल माने थोक, होलसेल माने थोक बाजार मूल्य, थोक बाजार मूल्य को निर्धारित किया जाता है ताकि ये वस्तुएं हर जगह समान रूप से मिले, और हर जगह समान रूप से या समान मूल्य पे मिलेगा तो जमाखोरी क्या होगा, नहीं होगा। जैसे आपको बंगाल में कोई चीज सस्ता मिल रहा है और झारखंड में कोई चीज महंगा मिल रहा है, तो आप कहाँ से लेना शुरू कर देंगे, बंगाल से, और कहाँ लाके जमाखोरी करेंगे, झारखंड के अंदर करेंगे ना। और जमाखोरी करने के कारण आप क्या है, बाजार में क्या है, और जमाखोरी करोगे तो धीरे धीरे बंगाल का सारा आइटम कहाँ आ जाएगा, झारखंड। तो बंगाल में क्या होगा, सप्लाई कम, डिमांड तो ज्यादा है, तो फिर वहां भी प्राइस बढ़ जाएगा, और यहाँ तो प्राइस बढ़ा हुआ है।
तो ऐसी अवस्था में एक राज्य से दूसरे राज्य में भी मुद्रास्फीति की दर क्या होगी, काफी तेजी से बढ़ जाएगी। इसको संतुलित करने के लिए जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है होलसेल प्राइस को खुद तय करे, और ऐसा तय करे कि झारखंड में भी सेम मिले और बंगाल में भी सेम मिल जाए। अगर ऐसा कर लेती है तो आपको क्या है, अगर इसकी जानकारी मिल जाती है तो सरकार को इन्फ्लेशन का रेट पता हो जाएगा, और जब रेट पता होगा तो इस पर सही एक्शन ले सकती है कि प्रॉब्लम काला बाजारी का है कि प्रॉब्लम बंगाल के बाजार का है। तो WPI के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं इन्फ्लेशन से। अगर WPI की रेट बढ़ रही है, आप समझ जाना कि इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस चेंज फॉर ईच आइटम इन द प्री डिटरमाइंड लॉट ऑफ गुड्स एंड एवरेजिंग दैम्स। मतलब जो लॉट्स ऑफ गुड्स है, जितने गुड्स बिकते हैं, जैसे मान लो X, Y, Z, A, B, C, ये सारे गुड्स अलग अलग बाजारों में बिक रहे हैं, इनका हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। मान लो X गुड्स 2 रुपये में बिका, ये 3 रुपये में बिका, ये 4 रुपये में बिका, ये 5 में बिका, ये 6 में बिका, तो सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। 3 2 5, 5 5 10 और 6 4 20, और कितना है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिए तो हम कह सकते हैं कि एवरेज जो कंज्यूमर प्राइस है वो कितना है, 4 है। ठीक है। तो एवरेज कंज्यूमर प्राइस 4 है, तो हमने क्या रखा, 2 से लेकर 6 के बीच में रखा है। मतलब यह क्या है, अभी संतुलन में है इन्फ्लेशन। लेकिन एवरेज जहां 6 के पार होने लगेगा तो हम कह देंगे मुद्रास्फीति जो है बाजार में हावी हो चुकी है, इसको तुरंत संतुलन में लाया जाए। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं अपने इन्फ्लेशन को। क्लियर है। दूसरा क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मतलब लागत, यही हो गया आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि जो लागत होती है, लागत को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। तो किसी कारणवश अगर आपका कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, और कितना ज्यादा लग रहा है ये अगर आपको पता हो जाए तो आप इन्फ्लेशन को जांच ला सकते हैं। कोर प्राइस इंडेक्स किसी भी पार्टिकुलर सर्विस का, किसी भी पार्टिकुलर सेवा का जो इमरजेंसी प्राइसेस रखा गया है, मतलब इसका प्राइस किसी भी हाल में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ऑक्सीजन का सिलेंडर कोविड-19 के दौरान सरकार ने तय किया कि 350 रुपया से ज्यादा सिलेंडर नहीं बिकना चाहिए, और कहीं कहीं ये 10-10 हजार में बिका है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, महंगाई को लाने का काम करता है। तो ऐसा कोर जो प्राइस होता है उसको संतुलन करना चाहिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो डेफिनेटली है कि आप इन्फ्लेशन को काबू कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले आप कोर प्राइस इंडेक्स का अगर भी दाम बढ़ने लगे तो आप समझ जाना कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इस कारण से भी इन्फ्लेशन को हम मेजर कर पाएंगे। ये हिंदी में भी आपका मेंशन है, मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, स्लाइड से देख के इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब क्या है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी। मतलब आप जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन द इकोनॉमी। इसका कोई अलग से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सडन जो है प्रिडिक्टेबल इन्फ्लेशन रेट जो है वो हार्मफुल होता है, किसके लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए। ओके। इन्फ्लेशन जो होता है कैन एक्ट एज ए ड्रैग ऑन प्रोडक्टिविटी। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। और जैसे प्रोडक्टिविटी कम होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो जी, बेरोजगारी। यह बेरोजगारी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्यों उत्पादन कम होगा, क्योंकि बाजार में लेने वाला व्यक्ति कम है, तो आपको उत्पादन कम करना पड़ेगा। और उत्पादन कम करेंगे तो उत्पादन में लगे हुए जो भी संसाधन है वो आप उसको कम करोगे। तो उत्पादन में लगे हुए संसाधन कौन कौन से होते हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कहा जाता है KLL, K फॉर कैपिटल, L फॉर लैंड और L फॉर लेबर। तो ये लैंड को तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि यह क्या है, फिक्स फैक्टर है। लेकिन लेबर को कम कर सकते हो, पूंजी को कम कर सकते हो ना। अगर लेबर को कम करते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाता है। तो इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है। अरे ऐसे ना, नो। अब जो है कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोग इन्फ्लेशन में देखते हैं।
तो मैं आपको अभी स्लाइड के रूप में भेज देता हूं। कई बार पूछेगा डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या है, क्रिपिंग इन्फ्लेशन क्या है, रनिंग एंड गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, रन अवे हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, स्टैग इन्फ्लेशन क्या है, माइजरी इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेटरी गैप क्या है। ये सारी चीज़ों को मैं आपको भेज दे रहा हूँ और आप एक बार पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद अगर कन्फ्यूजन होगा, और मेरे ख्याल से लगता है कन्फ्यूजन होगा आपको, तो अगली क्लास में इसको हम डील कर देंगे। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। ओके, यस सर। क्लियर? तो आप नोट्स जरूर बनाइएगा इस टॉपिक को। अब हर टॉपिक को आप नोट्स बना बना के पढ़िए। ओके, थैंक यू। आपका सक्सेस का मंत्र यही है, कॉन्सेप्ट एंड रिवीजन। बार बार कॉन्सेप्ट लेते रहिए, रिवीजन करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इन्फ्लेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सीधी बात है कि मुद्रास्फीति सिंपल यही है कि किसी भी वस्तु और सेवाओं का जो साधारण मूल्य है, जिस मूल्य पर रेगुलर मिलता आ रहा है, उसमें अचानक से वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है। और इसका कारण कई एक कारण है जो कि मैंने आपको बारी बारी से डील किया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, और बिल्ट इन इन्फ्लेशन। दीज आर द ओनली इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको आपको पढ़ना था। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है? बस थोड़ी देर में आ जाइएगा। वी विल स्टार्ट स्पीड, वेलोसिटी, है ना, एनर्जी, वर्क। यस सर। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू।